नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सीएम केजरीवाल ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सीएम केजरीवाल ने बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए कहा कि सोमवार से दिल्ली के सभी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली के सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम करेंगे। प्रदूषण को लेकर अहम बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में सोमवार से सभी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान वर्चुअल क्लासेस जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि 14 से 17 नवंबर के बीच हवा नहीं चलेगी, इसलिए उस वक्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद किया जाएगा और प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त हमारा मकसद दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि सभी विभागों के लोगों के साथ मीटिंग की और 4 फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय किसी पर उंगली उठाने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण स्तर को देखते हुए लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा था। इस पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन पर प्रस्ताव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। केंद्र सरकार और सभी एजेंसियों से बात करके फैसला लेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर हालात ऐसे बनते हैं, प्रदूषण और बढ़ता है, तो दिल्ली में सभी प्राइवेट गाड़ियों, निर्माण कार्य, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बंद किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि अभी सिर्फ प्रस्ताव है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगले 2-3 दिनों में हालात को बेहतर बनाने के लिए आपातकालीन कदम उठाए जाएं। अगर जरूरी हो तो दिल्ली में कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार हो। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि संबंधित राज्यों से बात करके तात्कालिक कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन, हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा, तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, सीपीसीबी को कॉन्फिडेंस में लेके, सफर को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब व्हीकुलर, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल, ये एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। तो ये एक प्रस्ताव, अभी केवल प्रस्ताव के तौर पे इसको हम कोर्ट के सामने रखेंगे। मणिपुर में आज एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। सुबह करीब 10 बजे मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के सिंघाट में आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। उनकी तरफ से 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी को निशाना बनाया गया और उनके काफिले पर यह जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनकी पत्नी और बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बाद में 4 और जवान शहीद हो गए। ऐसे में आतंकियों की इस नापाक साजिश ने 7 लोगों की जिंदगी छीन ली। अभी तक इस हमले की आधिकारिक तौर पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि मणिपुर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इसे अंजाम दिया है। इस आतंकी संगठन का जन्म 1978 में हुआ था और तभी ये कई मौकों पर ऐसे हमले कर चुका है, लेकिन शनिवार को हुए इस हमले को अब तक का सबसे घातक अटैक माना जा रहा है। जानकारी मिली है कि आतंकियों ने इस हमले को उस समय अंजाम दिया जब 6 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी फॉरवर्ड कैंप से लौट रहे थे। उस समय उनके काफिले में उनका परिवार भी मौजूद था, लेकिन क्योंकि आतंकियों को उनकी मूवमेंट की पूरी जानकारी थी, ऐसे में एक तय रणनीति के तहत सिंघाट में उनके काफिले को निशाना बनाया गया और ये बड़ा हमला किया गया। बता दें कि इस आतंकी हमले की हर तरफ निंदा हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर कायराना हमला बेहद दुखद और निंदनीय है। देश ने 46वीं असम राइफल्स के सीओ समेत 5 बहादुर सैनिकों और उनके परिवार के 2 सदस्यों को खो दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि शोक संतृप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं, दोषियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर
हुए हमले की भी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मैं उन सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी ट्वीट करते हुए घटना की निंदा की। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि 46 असम राइफल्स के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें आज सीसीपुर में सीओ और उनके परिवार समेत कुछ कर्मियों की मौत हो गई। राज्य बल और अर्धसैनिक बल पहले से ही उग्रवादियों को पकड़ने का काम कर रहे हैं। दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। देश के अभिभावक के रूप में, देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, अगर पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी उसका माध्यम हिंदी को बनाते हैं, लोक भाषा को बनाते हैं, तो आज हम सबका भी दायित्व। वाराणसी में गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वाराणसी में यह पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है जो 2 दिन तक चलेगा। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने स्वभाषा की जरूरत पर जोर दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने गृह मंत्रालय में राजभाषा को स्वीकार किए जाने की बात कही। साथ ही स्वभाषा को प्रशासनिक भाषा के रूप में स्वीकार किए बिना लोकतंत्र के सफल न होने की भी बात कही। अमित शाह ने कहा कि आज सिर्फ हिंदी बोलने वाला बच्चा खुद को कमतर समझता है। जल्द ऐसा वक्त आएगा जब हिंदी नहीं बोल पाने वाला खुद को कमतर मानेगा। इस तरह के बयान के जरिए उन्होंने आने वाली पीढ़ी में स्वभाषा के प्रति माहौल बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि आज गृह मंत्रालय में अब एक भी फाइल ऐसी नहीं है जो अंग्रेजी में लिखी जाती या पढ़ी जाती है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अपने पूर्वजों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को इससे अच्छी विनम्र श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती कि हम ऐसे भव्य आयोजनों से पूरे देश को जोड़ने वाली हिंदी को वो मंच दें जिसे श्रद्धेय अटल जी ने यूएन के मंच से दिया था। बता दें कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राजभाषा विभाग द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों के तहत होने वाले सम्मेलन में हिंदी की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। देश के अभिभावक के रूप में, देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, अगर पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी उसका माध्यम हिंदी को बनाते हैं, लोक भाषा को बनाते हैं, तो आज हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी अगर अपने अपने क्षेत्र में योजक बनकर के कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, कोई कारण नहीं कि जो कार्य आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, अब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर ही हम उस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। मित्रों, मेरे लिए भी एक बहुत हर्ष का विषय है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर पहली बार राजभाषा का सम्मेलन राजधानी के बाहर लाने में हमें सफलता मिली। कोई भी सरकारी परिपत्र, अधिसूचनाएं तब तक लोकभोग्य नहीं होती है जब तक जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होती। और ये राजभाषा को गति देने का जो जरिया है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, उसको भी दिल्ली के गलियारों से बाहर निकालने का हमने 2019 में ही निर्णय कर लिया। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। चन्नी सरकार ने पंजाब के स्कूलों में 10वीं तक पढ़ाई में और सरकारी कार्यालय में पंजाबी भाषा को अनिवार्य किए जाने के बाद किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सीएम चन्नी ने इसी साल गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के तहत दिल्ली में निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर उत्पात मचाने के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 83 लोगों को मुआवजा देने की घोषणा की है। चन्नी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि और 83 लोगों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर 26 जनवरी को किए गए हंगामे के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे
किसान आंदोलन का समर्थन करने के अपनी सरकार के रुख को दोहराते हुए हमने 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 83 लोगों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज बीजेपी पर हिंदुत्व और हिंदू धर्म को हाईजैक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाने वाले, उनका कत्ल करने वाले सांप्रदायिक संगठनों की तुलना आईएसआईएस जैसे किसी भी संगठन से कर सकते हैं। देश में इस समय हिंदुत्व और हिंदू धर्म को लेकर लगातार मामला गरमाया हुआ है। जम्मू स्थित पीडीपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान महबूबा मुफ्ती से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की ओर से आरएसएस की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से किए जाने के सवाल पर कहा कि हां, हम सांप्रदायिक पार्टियों की तुलना आईएसआईएस से कर सकते हैं क्योंकि वे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, लिंचिंग करते हैं क्योंकि वे धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं। आज जम्मू में पीडीपी कार्यालय में महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हिंदुत्व के बारे में नहीं है। असली सनातन धर्म हमें सांप्रदायिकता नहीं सिखाता है। हिंदुत्व बीजेपी और आरएसएस है, यह सही नहीं है। बीजेपी और आरएसएस ने हिंदुत्व को हाईजैक कर लिया है। बीजेपी और आरएसएस जो हमें पढ़ाना चाहते हैं वो हिंदुत्व नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की और मौजूदा राजनीतिक हालात पर विचार विमर्श भी किया। बैठक में जम्मू प्रांत में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और सदस्यता अभियान शुरू करने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के बांदा में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बांदा पहुंची। जनपद में आते ही सबसे पहले अनुप्रिया पटेल ने सर्किट हाउस में सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से 3 बार गठबंधन रहा, जिसको लेकर 3 बार हमने पार्टी के साथ चुनाव में सहयोग किया। अब इस बार फिर चौथी बार गठबंधन कर चुनाव में जीत का परचम लहराने का काम करेंगे। जब अनुप्रिया पटेल से कांग्रेस के एजेंडे के बारे में महिलाओं के 40% आरक्षण पर सवाल पूछा गया तो अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस को अपने उन राज्यों में ये नियम लागू करना चाहिए जहां पर उनकी वर्तमान सरकार है। मैम आज बांदा आई हुई है यहाँ पर और कहाँ कार्यक्रम है, किस प्रकार कार्यक्रम है? लगातार देखा गया कि चुनाव को लेकर रैलियां चल रही हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी यहाँ से हम लोगों को नरैनी जाना है और नरैनी में अपना दल का एक बृहद जनसभा का आयोजन किया गया है। उसमें सम्मिलित होने के लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ और संगठन की दृष्टि से हर जिले में इसी प्रकार जनसभाओं का आयोजन किया जाना है क्योंकि चुनाव अब बहुत निकट आ चुका है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर किसानों से अपील की है कि राजनीतिक दल सभी को जाति, धर्म और जिन्ना के मुद्दे में उलझाएंगे, लेकिन उन्हें खेती के मुद्दे पर डटे रहना चाहिए। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं। राकेश टिकैत का यह बयान तब आया है जब उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जिन्ना को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी हो रही है। टिकैत ने शनिवार को ट्विटर पर लिखा कि अब चुनाव जीवी घर घर आएंगे, आपको जाति, धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे। हमें किसान मजदूरी बने रहना है और खेती किसानी मुद्दों पर ही डटे रहना है। भारतीय किसान यूनियन किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है और नवंबर 2020 से दिल्ली के 3 बॉर्डर सिंघू,
टीकरी और गाजियाबाद में प्रदर्शन में शामिल है। इससे पहले शुक्रवार को भी उन्होंने एक ट्वीट किया था और कहा था कि इस बार गूंगी बहरी सरकार को जगाने और अपनी बात मनवाने के लिए किसान 29 नवंबर की ट्रैक्टरों से संसद भवन जाएंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन का 1 साल पूरा होने वाला है। टिकैत ने हाल ही में कहा था कि जब तक तीनों काले कानूनों की वापसी और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता तब तक आंदोलन देश भर में जारी रहेगा। बिल वापसी ही घर वापसी है। यह आंदोलन जल, जंगल और जमीन को बचाने का आंदोलन है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का फिर विरोध किया। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ पीएम मोदी को पत्र लिखा। हम इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा। हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। सीमा पर बाड़ लगाने का काम केंद्र करे, राज्य भी इसका समर्थन कर रहा है। वहीं 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों पर नजर रखते हुए टीएमसी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए लुइजिनो फलेरियो को अपना उम्मीदवार बनाया है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री फलेरियो ने कांग्रेस के साथ अपने दशकों पुराने जुड़ाव को समाप्त कर दिया और सितंबर में टीएमसी में शामिल हो गए। उन्हें पिछले महीने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को एक पत्र लिखा जिसमें बीजेपी के कार्यकाल में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों और भड़काऊ कंटेंट की आंतरिक जांच की मांग की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया प्रमुख रोहन गुप्ता ने फेसबुक को पत्र लिखा है और फेसबुक इंडिया के कामकाज की आंतरिक जांच की मांग की। गुप्ता ने एएनआई को बताया कि फेसबुक इंडिया के प्लेटफॉर्म पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने का जो माहौल है वो बेहद खतरनाक होता जा रहा है। फेसबुक अब गैर जिम्मेदार बनता जा रहा है। पुलिस ने जो खुलकर किया है, कितनी गाड़ियां बरामद हुई है, इसमें कहां से ट्रेन हो रही है? जनपद सहारनपुर की एसओजी एवं जनपद पुलिस ने कुल 23 गाड़ियां जिसमें से गैंगरेप केस में कोर्ट से उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर ही गायत्री प्रजापति की तबीयत बिगड़ गई। सजा के सदमे से रात भर सोए नहीं प्रजापति। आपको बता दें कि शनिवार सुबह गायत्री प्रजापति ने रीढ़ की हड्डी में दर्द की बात कही। जेल डॉक्टरों ने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर समेत अन्य परीक्षण किए हैं। गायत्री प्रजापति को डायबिटीज और रीढ़ की हड्डी में दर्द समेत कई बीमारियां हैं। गायत्री 2 साल तक केजीएमयू में भी भर्ती रहे। गायत्री का उपचार केजीएमयू के कई विभागों के डॉक्टर के निर्देशन में चल रहा है। कोर्ट और केजीएमयू के डॉक्टरों की सलाह पर गायत्री को जेल अस्पताल में भर्ती किया गया है। शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद से ही गायत्री तनाव और अवसाद में है, जिसके चलते सुरक्षा कड़ी की गई है। आपको बता दें कि अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति और उनके 2 साथियों को गैंगरेप और पोक्सो एक्ट मामले में एमपी एमएलए अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कंगना रनौत और विवाद का रिश्ता बहुत गहरा है। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कंगना ने हाल ही में आजादी पर एक विवादित बयान देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर अपने बयान पर सफाई दी। कंगना रनौत ने एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हमें भीख में आजादी मिली है, जिसके बाद से काफी विवाद हुआ है। उनके इस बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। लगातार हो रहे विवाद के बीच कंगना ने लंबी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है और अपने बयान को सही बताया। उन्होंने लिखा कि वो अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर देंगी अगर कोई उन्हें यह बताएगा कि 1947 में क्या हुआ था। उन्होंने एक कटिंग की फोटो लगाकर लिखा है कि सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से मेंशन है। उसी इंटरव्यू में 1857 में पहली लड़ाई हुई थी। स्वतंत्रता के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया था, जैसे सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर जी। 1857 मुझे पता है कौन सी लड़ाई 1947 में लड़ी गई थी। मैं इससे अवेयर नहीं हूं।
कंगना ने आगे लिखा कि मैंने रानी लक्ष्मीबाई पर बनी फिल्म में काम किया है, 1857 की क्रांति पर काफी रिसर्च किया है। राष्ट्रवाद के साथ दक्षिण पंथ का भी उभार हुआ, लेकिन अचानक से ये गायब कैसे हो गया और गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों मरने दिया? क्यों बंटवारे की रेखा अंग्रेज द्वारा खींची गई? आजादी की खुशियां मनाने के बजाय भारतीय एक दूसरे को मार रहे थे। मुझे इन सब सवालों के जवाब चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।